यस क्लियर है। स्क्रीन वापस शेयर कर देते हैं। तो अपन बात कर रहे थे बेटा कि वहां पे हमने ओवरव्यू में समझा था, यहाँ पे हमारे वो टॉपिक्स बहुत डिटेल में है। यहाँ पे तीनों कैटेगरीज को, माइनर को, अनसाउंड माइंड को और डिस्क्वालिफाइड पर्सन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो हमारा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये बेसिकली इन्हीं तीन टॉपिक से मिलकर बना है। ये आपके तीन टॉपिक्स, ये कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में माइनर हो जाएगा बेटा, अनसाउंड माइंड हो जाएगा और एक आपके हो जाएगा बेटा डिस्क्वालिफाइड पर्सन। ये तीन कैटेगरीज, माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स हो गया। ये तीन कैटेगरी हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं, एग्जैक्टली क्या मतलब है आपके कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का। थोड़ा सा अपन और बड़ा कर लेते हैं। ये बेटा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखें। कैपेसिटी रेफर्स टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हम जो डिटेल में पढ़ रहे हैं बेटा, वो पढ़ रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट टू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने ऑफर पढ़ा, फिर हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा, फिर हमने कंसीडरेशन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटी। तो कैपेसिटी इज ए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। द लॉ, in law persons are either natural or artificial. Natural persons are human beings and artificial persons are corporations. Section 11 provides that every person is competent to contract. तो बेटा हमारे यहाँ पे बाइफर्केशन किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये लिखा गया है कि इन द आईज ऑफ लॉ एवरी पर्सन इज कैपेबल टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट। हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए योग्य है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। नेचुरल पर्सन का मतलब बेटा यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, इसमें मैन वुमन सब आ गए। और आर्टिफिशियल पर्सन में बेटा आपके वो एंटिटीज आ गए जो क्रिएटेड बाय लॉज होते हैं, जिन्हें लॉ के द्वारा बनाया जाता है, वो आपके आर्टिफिशियल पर्सन्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कंपनीज होते हैं, कॉर्पोरेशंस, ये पढ़ते हैं ना बेटा आप कंपनी की डेफिनेशन में, 11th-12th में आता है ना आपके कंपनी लॉ। सर आता है, आप पढ़ते हो कंपनीज एंड आर्टिफिशियल पर्सन, ऐसा पढ़ा आपने कहीं? यस सर। क्यों होती है बेटा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन? क्रिएटेड बाय लॉ होती है। क्रिएटेड बाय लॉ होती है सर। क्रिएटेड बाय लॉ, कि बेटा वो कानून के द्वारा बनाई जाती है और कानून के द्वारा ही उसका समापन होता है, उसका जो वाइंड अप होता है वो भी थ्रू दी लॉ ही होता है। तो उन्हें हम बेटा नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, वो अपने आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। तो कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सब कैपेबल हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। आर्टिफिशियल पर्सन में कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे जो भी अपन आगे पढ़ेंगे, वो अपने को थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे, बाकी कॉन्ट्रैक्ट ये कर सकते हैं। यहाँ तक की बात। चलिए अब ये कह रहे हैं कि भाई एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट, हर पर्सन योग्य होता है, किनको छोड़कर? पहला, हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब कहने का कि मेजर होना चाहिए, मतलब अगर वो माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें पहला आएगा मेजर, कि हर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है लेकिन उसमें कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। पहला है वो मेजर होना चाहिए। मेजर का क्या मतलब होता है अभी आगे पढ़ेंगे। सेकंड है वो साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब आपके सोचने समझने की जो शक्ति है, आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है, वो परफेक्ट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और जो कर रहे हो वो सही है कि गलत है। अगर आप ये सोच सकते हो, इट मीन्स यू आर साउंड माइंड। और अगर आप ये सोच ही नहीं सकते हो कि आप जो कर रहे हो वो सही है, गलत है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो फिर यू आर अनसाउंड माइंड, फिर आप अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में आ जाओगे।
चलिए, एंड थर्ड है कि वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन कौन से होते हैं, अब यहाँ सब डिटेल में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंसॉल्वेंट्स हो गए, कन्विक्ट्स हो गए, आपके फॉरेन सॉवरेन्स हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, ये सारे लोग ये होते हैं डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो कहने का मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपने ये 3 योग्यताएं होनी चाहिए। पहला मेजर होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, तीसरा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। आ जाएगा बेटा यहाँ तक समझ में? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, फर्स्ट टॉपिक बेटा माइनर। तीनों टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, माइनर वाला, अनसाउंड माइंड वाला और डिस्क्वालिफाइड वाला। ये अपना फर्स्ट पॉइंट है बेटा, माइनर से रिलेटेड। कौन होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकता है, वो सारी बातें। चलो, तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 हमारे यहाँ पे एक व्यस्कता अधिनियम बना हुआ है बेटा, मेजॉरिटी एक्ट बना हुआ है, उसमें माइनर को डिफाइन किया गया है। और ये जो डेफिनेशन ली गई है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नहीं है, ये आपके मेजॉरिटी एक्ट से ली गई है। ये डेफिनेशन यहाँ से ली गई है और इसमें लिखा है ए माइनर इज ए पर्सन मेल और फीमेल who has not completed the age of 18 years। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है बेटा। माइनर का मतलब, अवयस्क का मतलब कोई भी महिला या पुरुष जिसने अपनी आयु के 18 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं। Any male or female who has not completed the age of 18 years, उसे हम बोलेंगे माइनर, वो माइनर कहलाएगा। ये हो गया बेटा जनरल प्रिंसिपल, ये आपके जनरल प्रिंसिपल। एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे आपकी एज 21 ईयर काउंट की जाएगी। क्या है वो? इन केस ए गार्जियन हैज बीन अपॉइंटेड टू द माइनर और वेयर द माइनर इज अंडर द गार्जियनशिप ऑफ द कोर्ट ऑफ वार्ड्स। समझते हैं, पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या है मतलब। Court of wards, the person continues to be a minor until he completes his age of 21 years। बेटा कोई भी ऐसा बच्चा जिसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, वो अनाथ हो चुका है और कोर्ट ने उसकी देख रेख के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है, जिसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ वार्ड्स, गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, कि उस बच्चे की मेंटेनेंस के लिए, केयर टेकिंग के लिए, देख रेख के लिए अगर कोर्ट ने किसी पर्सन को उसका गार्जियन अपॉइंट किया है तो ऐसा बच्चा बेटा मेजर माना जाएगा आफ्टर 21 इयर्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पर्पस से, बाकी सब चीजों के पर्पस से नहीं, केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पर्पस से बात कर रहे हैं अपन। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पर्पस से अगर किसी चाइल्ड के नेचुरल गार्जियन की, बायोलॉजिकल गार्जियन की डेथ हो गई है और कोर्ट ने उसके ऊपर किसी गार्जियन को अपॉइंट किया है तो उस बच्चे की माइनॉरिटी 21 साल तक मानी जाएगी। मतलब 21 साल का पूरा होने के बाद ही उसे मेजर माना जाएगा। आ जाएगा बेटा यहाँ तक समझ में? और सर वैसे 18 इयर्स? वैसे 18 ईयर, नॉर्मल केस में 18 ईयर, 99% केस में 18 ईयर है बेटा। ये तो 1% एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वहां पे 21 ईयर है, बाकी 99 में 18 साल ही है। आ जाएगा समझ में? Sir. चलिए नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली ए मेजर पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इससे अपन अंडरलाइन कर लेते हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है only a major person is competent to contract, thus contract with or by a minor is void। ये अपना अंडरलाइन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पर्पस से केवल मेजर ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो ही कॉम्पिटेंट होगा। माइनर के साथ या माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। void is equal to 0। void का यही मतलब होगा। Yes.
void is equal Yes. to zero, जिसका कोई मतलब नहीं है in the eyes of law, आप उसे पूरा नहीं करवा सकते हैं। चल, तो ये हुआ बेटा इंट्रोडक्शन, मेजर और माइनर कौन होगा ये हमने समझ लिया। वापस एक बार समझ लें बेटा, इन जनरल केसेस जो मेजॉरिटी की एज होती है वो होती है अबव 18 इयर्स, मतलब 18 साल तक माइनर माना जाता है। और एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉर्ड्स अपॉइंट हो रखा है वहां पे 21 साल तक माइनर माना जाएगा, उसके बाद वो मेजर होता है। ये होगी अपनी यहाँ तक की चीजें, आगे चलते हैं। लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट, पोजीशन ऑफ माइनर। अब बेटा माइनर के साथ जो एग्रीमेंट किए जाते हैं उनसे रिलेटेड लॉ क्या है, लॉ में क्या लिखा गया है, माइनर की एग्जैक्टली पोजीशन क्या होती है, अब उससे रिलेटेड अपने कुछ पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? फर्स्ट पॉइंट, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ or by a minor is void ab initio. Void ab initio is a Latin word, ये Latin word है बेटा, void ab initio, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरुआत से, प्रारंभ से। A minor is not competent to contract and any agreement with or by a minor is void from the very beginning. In the leading case of मोहरी बीबी, ये BI होगा बेटा, BI मोहरी बीबी versus धर्मदास घोष and held that in minor contracts are absolutely void. दोनों चीजें समझ लेते हैं बेटा। पहले तो प्रोविजन ये बोलता है कि अगर आपने किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही वॉइड है, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, वो जीरो है इन द आईज ऑफ लॉ। और इसमें एक लीडिंग केस है बेटा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का। इस केस में ही कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वॉइड होता है। केस के फैक्ट क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। केस के फैक्ट कुछ ऐसे हैं बेटा, एक पर्सन है, उन पर्सन ने क्या किया, एक माइनर को लोन दिया। वो जो माइनर है वो जब उन पर्सन के पास लोन लेने आया तो उसने अपने आप को मेजर बताया। अब बेटा आज के टाइम में तो क्या बर्थ सर्टिफिकेट होता है, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब होते हैं, तो आप किसी का भी सर्टिफिकेट मांग सकते हैं रिलेटेड टू डेट ऑफ बर्थ। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था बेटा। उस वक्त ना तो आधार कार्ड होता था, ना पैन कार्ड होता था, बर्थ सर्टिफिकेट बनाए नहीं जाते थे, 10th तक लोग पढ़ते नहीं थे, उस वक्त कुछ भी नहीं होता था। केवल शारीरिक जो संरचना होती है, फिजिकली देखकर ही पता लगता था कि भाई वो क्या उसकी एज होगी, बाकी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट कुछ नहीं होता था 100 साल 50 साल पहले। तो केस के फैक्ट कुछ ऐसे हैं कि एक बच्चा है, वो लोन लेने आया एक पर्सन के पास, और लोन लेते वक्त उसने अपने आप को मेजर बताया। उसने बोला कि भाई मैं मेजर हूँ, मतलब मेरी एज जो भी है 20-21 साल, उसने अपनी एज बताई। और फिजिक्स से भी वो ऐसा ही लग रहा था, फिजिक्स से भी लग रहा था। कई लोगों की होती है बेटा एज कम होती है लेकिन फिजिक्स से वो ज्यादा लगते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि एज तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन फिजिक्स से कम लगते हैं। शाहरुख खान की एज 50-55 साल है लेकिन लगता ऐसा है 25-30 साल का, तो कई से कई की फिजिक्स का पता नहीं लगता है। तो उसने अपनी एज कम बताई और फिजिक्स से भी वो कम ही लग रहा था, सॉरी फिजिक्स से वो ज्यादा लग रहा था, मतलब एज भी उसने ज्यादा बताई और फिजिकली भी वो बड़ा लग रहा था। तो ऐसा देखकर उस पर्सन ने उस माइनर को लोन दे दिया। जितने टाइम के लिए लोन दिया गया था, जब वो टाइम एक्सपायर हो गया तो उस पर्सन ने अपना लोन मांगा कि भाई आप वो ऐसे मेरे से पैसा लेके गए थे, आपका टाइम पूरा हो गया, तो अब आप मेरा पैसा वापस करो विथ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज भी दो और मेरा मूलधन भी दो। ऐसा उसने लोन देने वाले ने बोला। जिस पर्सन ने बेटा लोन लिया था उसने अमाउंट देने से मना कर दिया। उसने बोला कि भाई अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, जिस दिन होगा उस दिन मैं दूंगा। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली उसने मना कर दिया। अब बेटा जिसने लोन दिया था तो उसके पास एक ही तरीका बचता है कि कोर्ट में जाए और उसके अगेंस्ट सूट फाइल करे। ऐसा ही उसने किया, कोर्ट में चला गया, सूट फाइल किया। वो जो अपना माइनर है बेटा इस केस में, उसका नाम है धर्मदास घोष। धर्मदास घोष इज द माइनर, ये माइनर है।
तो लोन देने वाले ने कोर्ट में सूट फाइल किया बेटा कि भाई इस तरीके से ये मेरे पास आया था और इसने मेरे से लोन लिया और अपनी प्रॉपर्टी भी मेरे पास गिरवी रखी थी इसने, तो या तो इससे मेरा पैसा वापस दिलाओ और या फिर मुझे ऑर्डर दो कि मैं इसकी प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा रिकवर कर लूं। ऐसा कोर्ट में बोला। ये केस बेटा बहुत लंबे टाइम तक चला और केस चलते चलते उस लोन देने वाले पर्सन की डेथ हो गई। और फिर ये केस इसकी बीवी मतलब उसकी वाइफ थी मोहरी बीबी, मोहरी बीबी के नाम से ये केस चला। ये लोन देने वाले पर्सन की वाइफ है मोहरी बीबी और धर्मदास घोष लोन लेने वाला माइनर। तो ये केस चल रहा है बेटा कोर्ट में। जब कोर्ट में ये केस चल रहा है तो धर्मदास घोष ने ये साबित कर दिया कि जिस वक्त उसने लोन लिया था उस वक्त वो माइनर था। जो भी उस वक्त के तरीके थे उन तरीकों से उसने साबित कर दिया ये बात कि भाई लोन लेते वक्त आई वॉज माइनर, मैं माइनर था। मोहरी बीबी ने बोला कि भाई अगर ये माइनर भी था चलो मान भी ले, तो भी इसने अपने आप को मेजर बताया था। इसने खुद ने अपने मुंह से बोला था कि मैं मेजर हूं और इसकी जो शारीरिक संरचना है उससे भी ये मेजर ही लग रहा था। इस बेसिस पे हमने इसको पैसा दे दिया। अब पैसा देके हमने कोई गलती तो की नहीं, हमने तो भाई बलमन साहब से इसको पैसा दिया। अब जब देने का टाइम आया तो ये पैसा दे नहीं रहा, बता रहा है अपने आप को कि मैं उस दिन माइनर था, ये था वो था। तो हमें हमारा पैसा वापस दिलवाया जाए या फिर हमें ऑर्डर दिया जाए कि हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी गिरवी है उसको बेच के हम अपना पैसा रिकवर कर लें। बेटा कोर्ट ने दोनों ही चीजों के लिए मना कर दिया। कोर्ट ने बोला कि ना तो आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं और ना ही प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, इवन आपको प्रॉपर्टी भी वापस लौटानी पड़ेगी। ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर दिया। बेटा डिसाइडेड केस है तो इफ एंड बट का तो सवाल ही नहीं होता। तो केस में कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप अपना 1 रुपया भी वसूल नहीं कर सकते हैं, ना प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और इवन प्रॉपर्टी लौटानी अलग पड़ेगी, ऐसा कोर्ट ने बोला। और इसके अलावा कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एग्रीमेंट आपके बीच में हुआ ये वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही वॉइड है और जो वॉइड है उसे आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। ना तो आप पैसा वसूल कर सकते हैं ना प्रॉपर्टी बिकवा सकते हैं, क्योंकि जो वॉइड है स्टार्टिंग से वॉइड है वो तो वॉइड ही रहेगा, उसे हम भी वैलिड नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोर्ट ने इस केस में बोला। समझ में आया बेटा? केस के फैक्ट समझ में आए? सर इट इज द पोजीशन ऑफ माइनर। ये है बेटा एक अग्रीमेंट में माइनर की पोजीशन कि अगर वो ये साबित कर दे कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो माइनर था तो फिर बेटा कुछ भी और बात साबित करने के लिए नहीं रह जाती है। कोर्ट सारे प्रोटेक्शन बेटा माइनर को ही देगा। माइनर के अगेंस्ट मेजर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। जितनी भी रेमेडीज मिलनी है, प्रोटेक्शन मिलने हैं, प्रिविलेज मिलने हैं, वो सब माइनर को मिलेंगे। वापस एक बार इस पॉइंट को पढ़ें बेटा, फिर भी कुछ नहीं समझ में आया है वो बताएं। ये थ्योरी है, अब इसके बाद अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे, वो भी आपको समझ में आएगा। कल एक बार इसे वापस पढ़ें। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहाँ तक? सर आगे चलें। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। चलिए तो बेटा ये है थ्योरेटिकल सिचुएशन कि भाई अगर किसी माइनर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो पर्सन साबित कर देता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो माइनर था, तो फिर बेटा सारे प्रोटेक्शन उसी को मिलेंगे, मेजर को कोई हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन बेटा 100 साल पहले की, अब अपन प्रैक्टिकल सिचुएशन को डील कर रहे हैं बेटा, है ना, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। 100 साल पहले की और आज की सिचुएशन में बेटा बेटा बहुत अंतर आ चुका है, बहुत डिफरेंस आ चुका है। 100 साल पहले तक जो हमारा लॉ था और जो लॉ मेकर थे उनका मोटो होता था बेटा चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करना, बच्चों को प्रोटेक्ट करना। आज से 100 साल पहले के जो बच्चे हुआ करते थे बेटा वो आज के बच्चों से बहुत अलग हुआ करते थे। जमीन आसमान का भी क्या, पाताल आसमान का अंतर हुआ करता था आज के बच्चों में
और 100 साल पहले के बच्चों में। उस वक्त के बच्चों को वो सारे मीम्स और वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी जो आज के बच्चों को अवेलेबल है। और उस वक्त बच्चों को मैनिपुलेट करना, चीट करना, फ्रॉड करना बहुत इजी हुआ करता था। तो लॉ मेकर्स का इंटेंशन था कि भाई उनको प्रोटेक्ट किया जाए, किसी भी पर्सन को उनके साथ चीट और फ्रॉड ना करने दिया जाए। और ये सारे 100 साल पहले के लॉ हैं बेटा, 1872 का लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट है, 100 साल पहले का एक्ट है। तो उस वक्त ये सारी चीजें थी, उनको ध्यान में रखकर ये लॉज बनाए गए। आज की सिचुएशन बहुत अलग है बेटा। उस वक्त क्रिमिनल लॉ में भी ये माना जाता था कि भाई 14 साल से कम का जो बच्चा है वो तो कोई अपराध कर ही नहीं सकता, उसको अपराधी माना भी नहीं जाता था। आज के टाइम में तो बेटा 5-5 साल के, 10-10 साल के बच्चे ऐसे ऑफेंस कर रहे हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं। न्यूज़पेपर में आता ही रहता है, पढ़ते होंगे आप। इवन जो बहुत रेयरेस्ट क्राइम होते हैं, हार्ड कोर ऑफेंडर भी जिनको करने में डरते हैं, ऐसे ऐसे ऑफेंस आजकल के बच्चे करते हैं। तो सिचुएशंस बहुत चेंज हो गई है। इसके कुछ एक एग्जांपल है बेटा। कुछ टाइम पहले अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और अगर जनरल नॉलेज आपका थोड़ा सा है, तो कुछ टाइम पहले डीपीएस एक स्कूल थी, वहां का केस आया था कि एक बच्चे ने अपने क्लासमेट का मर्डर कर दिया। पढ़ा था आपने न्यूज़पेपर में, किसी ने देखी थी न्यूज? और इतना बेटा वेल प्लान्ड मर्डर था कि नॉर्मल पुलिस वाले तो उस बच्चे को पकड़ ही नहीं पाए बेटा, सीबीआई ने उसको पकड़ा था। मतलब पुलिस के तो पकड़ में ही नहीं आया वो। पुलिस वालों ने तो बस ड्राइवर को पकड़ लिया और पता नहीं किसको पकड़ लिया। इतना वेल प्लान्ड, सीबीआई ने उसको पकड़ा था। इतना वेल प्लान्ड उसने मर्डर किया अपने स्कूल में अपने फ्रेंड का, सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा बेटा आपने एक केस और पढ़ा हो तो पता नहीं, इंदौर में, एमपी में कहीं एक लड़की थी, उस लड़की ने अपने फादर का मर्डर किया बेटा, अगर आपने पढ़ा हो तो। और मतलब बहुत रूडली मर्डर किया और उसके बाद उनकी जो बॉडी थी उसको जला दिया। मतलब कितना हॉरिबल केस था वो कि हमारे जो भी सोशलिस्ट हैं और जो भी एक्टिविस्ट हैं और जो भी साइकोलॉजी को डील करते हैं, चिल्ड्रन साइकोलॉजी को, उनको भी समझ में नहीं आया कि एक डॉटर 11-12 ईयर की, या शायद हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा हो, उसने अपने फादर का इतना रूडली मर्डर किया और उसके बाद बॉडी को आग लगा दी। और जब वो अरेस्ट हुई तो उसके चेहरे पे जरा सी भी शिकन भी नहीं थी। तो ये कुछ केसेस हैं। तो अपन वो बात कर रहे हैं कि भाई आजकल सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है, तो इन लॉज में चेंज किए जाने की जरूरत है। कई लॉज में चेंज भी हुए हैं बेटा, कई सारे हमारे क्रिमिनल लॉ चेंज हुए हैं, उसमें अब कम एज वालों को भी कवर करने लग गए हैं। और ठीक ऐसा ही अब अभी हम यहाँ आगे पढ़ेंगे कि अब ये जो रूल है इसमें भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ वो भी अपन आगे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये भी आप ध्यान रखा कीजिए। और डेली अब न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करो बेटा, बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें जानने को समझने को मिलती हैं। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। नो रेक्टिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी। क्या है देखो बेटा यहाँ पे, A minor cannot rectify the agreement on attaining majority since contract is void ab initio, it cannot be rectified। एक केस है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को अपन एक बार समझ लेते हैं। एक पर्सन है बेटा मिस्टर ए, इनकी जो एज है वो 14 ईयर्स है, मतलब 14 साल का एक बच्चा है ये मान लेते हैं। इन्होंने बेटा क्या किया, मिस्टर बी से एक लोन लिया, एक लोन लिया और इसके बदले में एक प्रॉमिसरी नोट लिखकर इन्हें दे दिया। ये क्या होता है बेटा प्रॉमिसरी नोट? एनी आइडिया अबाउट दिस? जानते हैं आप इसके बारे में कुछ? ये आपके अकाउंट्स में आता है ना, वो बीबीपी उसमें आता है ना, बीआरबीपी। तो क्या होता है, क्या होता है प्रॉमिसरी नोट? पी नोट भी इसको बोला जाता है, शॉर्ट में पी नोट भी बोल देते हैं। सर ये एक प्रॉमिस होता है जो पेयर पे को करता है। मतलब एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में आपको दे दूंगा, ऐसा? यस सर। ठीक है, तो बेटा ये ए है, इसने लोन लिया बी से और इसके बदले में इसको ये प्रॉमिसरी नोट लिखकर दे दिया कि भाई ठीक है, इतना पैसा आपने मुझे दिया है, मतलब मैंने आपसे इतना पैसा लिया है और इतने टाइम के बाद मैं इतना पैसा आपको पे करने का प्रॉमिस करता हूँ। जो भी सेट लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में इसने प्रॉमिसरी नोट लिखकर बी को दे दिया।
अब बेटा जब ड्यू डेट आई तो क्या हुआ कि ये जो आपका ए है ये 18 साल का हो गया, मतलब लोन जो है वो 5 साल 7 साल के लिए दिया गया था ये मान लेते हैं, तो फिर कुछ टाइम के बाद ये 18 ईयर्स का हो गया। अब जब 18 ईयर्स का हो गया बेटा तो ये क्या करना चाहता है, रेक्टिफाई करना चाहता है। मतलब इसको पता लगा कि भाई 14 साल की एज में जो मैंने प्रोमिसरी नोट लिख कर दिया था वो तो वैलिड ही नहीं है, तो अब मैं क्या करता हूँ उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। तो सवाल ये है कि क्या बेटा उसका रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है क्या? वो जो प्रोमिसरी नोट आपने 14 ईयर की एज में लिखा था, 18 साल के होने के बाद क्या आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? नो सर। नो सर। क्यों नहीं कर सकते? वो तो पहले वो से 14 साल का था ना सर, माइनर था वो। बिकॉज बेटा दिस प्रोमिसरी नोट इज वॉइड एट इनिशियल, ये बेटा स्टार्टिंग से ही वॉइड है। और हम यही समझ रहे हैं कि जो काम, जो इंस्ट्रूमेंट, जो ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग से वॉइड है आप उसको बाद में वैलिड नहीं कर सकते हैं। कोर्ट भी वैलिड नहीं कर सकता है तो आप कैसे वैलिड करेंगे? कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई जो वॉइड है वो तो वॉइड ही है, उसको तो हम भी वैलिड नहीं कर सकते। तो जब लॉ ही उसको वैलिड नहीं कर पा रहा है तो आप कैसे वैलिड करेंगे उसको? तो बेटा रेक्टिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मैच्योरिटी। रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे आप, जो वॉइड था वो तो वॉइड ही रहेगा और कोई मतलब नहीं है उसका इन द आईज ऑफ लॉ। आगे चलते हैं, ये है बेटा अपना थर्ड पॉइंट। माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा है देखो, a minor is not competent to contract, nothing in the contract act prevents him from making the other party bound to the minor. Thus, a promissory note executed in favor of a minor is not void and can be sued upon by him because he, though incompetent to contract, may yet accepts a benefit. बेटा वापस पढ़े इस पैराग्राफ को, फिर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप इसको कॉपी में लिखें और बताएं कि यहाँ क्या होगा। थोड़ी एडवर्स सिचुएशन, कॉपी निकाल लें, कॉपी में लिखें, आप हेडिंग का नाम लिख लें, एग्जांपल अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। हाँ बेटा, ट्रांजैक्शन कुछ ऐसा है कि एक पर्सन है मिस्टर ए, ये मेजर पर्सन है, 13 ईयर इनकी एज है, 30 साल के व्यक्ति हैं, मेजर हैं। इन्होंने क्या किया बेटा, एक माइनर से लोन लिया। एडवर्स सिचुएशन है, थोड़ा ध्यान से देखना। एक पर्सन है बेटा मिस्टर ए, ये मेजर पर्सन है, 30 साल के हैं, इन्होंने एक माइनर से लोन लिया, इसकी एज है बेटा 14 ईयर्स, 14 ईयर्स है, माइनर है ये। इससे लोन लिया मिस्टर ए ने और इसे एक प्रॉमिसरी नोट लिखकर दे दिया कि भाई इतने टाइम के बाद मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, एक प्रॉमिसरी नोट लिखकर दे दिया। और इसके साथ ही इन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी इसके पास, ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी बी के पास कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी है, अगर मैं टाइम पे अपने प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट नहीं कर पाऊँ तो आप मेरी प्रॉपर्टी को बिकवा के और अपना पैसा वसूल कर लेना। ऐसा एक ट्रांजेक्शन हो गया। बेटा जो लोन रिपेमेंट डेट थी, जो ड्यू डेट थी, उस दिन ए पेमेंट नहीं कर पा रहा है। ए ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, जब होगा तब मैं दूंगा, ऐसा ए ने बोला। बी ने बेटा कोर्ट में सूट फाइल कर दिया ए के अगेंस्ट कि इस तरीके से ए ने लोन लिया था, इसके बदले में प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, प्रॉमिसरी नोट का वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आप मुझे ऑर्डर करें कि मैं उसकी प्रॉपर्टी को बिकवा के अपना लोन रिकवर कर लूं। सवाल ये है, आपसे ये पूछा गया है कि आप बताएं कि क्या इसका ये सूट मेंटेनेबल है या नहीं है, क्या कोर्ट इसके फेवर नहीं में है ऑर्डर सर, देगी या नहीं देगी? नो सर। इट इज अवर नहीं क्वेश्चन। देगी सर। बेटा पीछे नहीं, वाला प्रोविजन नहीं वापस सर। पढ़ें आराम से, जल्दी नहीं है अपने को, प्रोविजन वापस पढ़ें।
केस के फैक्ट वापस पढ़ें, फिर जवाब दें। लॉ में कभी भी बेटा इतना जल्दी आंसर मत दिया करो, जल्दी आंसर देने का मतलब है गलत होने के चांसेस। तो एक बार वापस पढ़ो फिर सर बताओ। आप वापस रिपीट कर सकते हो ना? क्या कह रहे हो बेटा, वापस बोलो। रिपीट कर सकते हो क्या सर? आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो आप? सर ये रिपीट कर सकते हो? अच्छा, क्वेश्चन इसमें ये है बेटा, एक Yes, पर्सन है मिस्टर ए, ये एक मेजर पर्सन है, इन्होंने लोन लिया है एक माइनर से। लोन लेते वक्त इन्होंने प्रॉमिसरी नोट लिख कर दे दिया और अपनी प्रॉपर्टी उसके पास गिरवी कर दी। अब ड्यू डेट पे ये पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। माइनर इनके अगेंस्ट कोर्ट में जाना चाहता है और कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहता है प्रॉपर्टी को सेल करवाने का, कि भाई मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं ये, मेरे पास इनकी प्रॉपर्टी गिरवी है, तो आप मुझे ऑर्डर दें कि मैं इनकी प्रॉपर्टी बिकवा के अपना पैसा रिकवर कर लूं। हमारा सवाल ये है कि बेटा क्या कोर्ट में इनका ये सूट मेंटेनेबल होगा? क्या कोर्ट इनको ऑर्डर दे देगी प्रॉपर्टी बिकवाने का? यस होगा सर। अभी तो आप कह रहे थे नहीं होगा, अब हुआ कैसे? अब ऐसा क्या हो गया बेटा, क्यों हुआ बताओ? अभी तो अपना आंसर आया था कि नहीं होगा, अब आप कह रहे हैं होगा, तो आप एक्सप्लेन करें, अपने आप को जस्टिफाइड करें, बताएं कैसे होगा। क्योंकि सर है ना जिसको लोन दिया है ना वो तो वैलिड है ना सर ये कॉन्ट्रैक्ट। आप बताओ आपको क्या लगता है, पीछे प्रोविजन लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ो और बताओ कि भाई क्या ये वैलिड है, क्या माइनर को मिल जाएंगे बेनिफिट्स? सर बेनिफिट मिलेगा माइनर को। मिलेगा सर बेनिफिट। ये बेटा वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा? नो सर। कि क्यों सर नहीं? जो लेने वाला वो तो मेजर है ना। बेटा अभी हमने बोला कि इस प्रोविजन को, इस लॉ को बनाते वक्त पर्पस था माइनर को प्रोटेक्ट करना, माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और इसमें बेटा कहीं भी अगर माइनर को बेनिफिट हो रहा है वो दिलवाया जाएगा, माइनर को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अगर कहीं उसे बेनिफिट हो रहा है, कहीं उसे प्रॉफिट हो रहा है, वो उसे मिलेगा। और इस केस में जहां पे लोन लेने वाला नहीं देने वाला माइनर है और प्रॉपर्टी उसके पास मॉर्गेज है, कोर्ट उसको सेल करवाने का ऑर्डर दे देगी। मतलब दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ये अपन कह रहे हैं, ये वैलिड है। अगर माइनर लोन लेने वाला होता तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे माइनर का इंटरेस्ट है, माइनर का बेनिफिट है, माइनर का प्रॉफिट है, तो दिस ट्रांजेक्शन इज वैलिड, ये वैलिड है। यही बेटा पीछे प्रोविजन में लिखा हुआ है कि ये जो हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं ये माइनर को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से है। तो जहाँ पे माइनर का इंटरेस्ट आ रहा है तो कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि माइनर का इंटरेस्ट इसी बात में है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो, तो कोर्ट इसको इन्फोर्स करवाएगा। आ जाएगा समझ में? इरेज कर दूं? यस सर। इरेज यस कर सर। दिया। A minor can always plead minority। अभी हमने बोला बेटा माइनर अपनी माइनॉरिटी का तर्क कभी भी दे सकता है, एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। A minor can always plead minority and is not stopped to do so even where he has taken any loan or entered into any contract by falsely representing that he was major। अभी मोहरी बीबी वाले केस में मैंने आपको बताया कि एक मोहरी धर्मदास घोष था, उसने लोन लिया, लोन लेते वक्त वो माइनर था लेकिन उसने अपने आप को मेजर बताया, मतलब फॉल्सली रिप्रेजेंट किया अपने आप को, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उसी को प्रोटेक्ट किया। तो यहाँ पे वही बात है कि माइनर के पास ये अधिकार है कि वो कभी भी अपनी माइनॉरिटी साबित कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी कभी भी अगर उसने अपनी माइनॉरिटी को साबित कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा और मेजर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहां पे सारे के सारे जो बेनिफिट हैं वो मिलेंगे माइनर को। आ जाएगा बेटा समझ में? सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? समझ नहीं। माइनर अपनी माइनॉरिटी को कभी भी साबित कर सकता है। हमने बोला कि लोन लेते वक्त उसने अपने आप को फॉल्सली मेजर रिप्रेजेंट किया और रिप्रेजेंट करके लोन ले लिया,
लेकिन देते वक्त अगर वो अपने आप को माइनर साबित कर देता है तो फिर बेटा वो लोन डूब जाएगा आपका, वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो पाएगा। ये हम यहाँ पे बोल रहे हैं। मतलब आपको ही पूरी सावधानी रखनी है अगेंस्ट माइनर। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई